Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 11th of December 2023। तो शुरू करते हैं आज के द हिंदू का डिस्कशन। सबसे पहले फ्रंट पेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है विष्णुदेव साई चोजन एज द न्यू छत्तीसगढ़ सीएम। तो जो ये ट्राइबल लीडर हैं और बीजेपी के वेटरन भी हैं, इनको यूनानिमसली जो है सेलेक्ट किया गया था एज अ लेजिस्लेचर पार्टी लीडर एट अ मीटिंग इन रायपुर, ठीक है ना। और न्यू कैबिनेट जो है उसमें दो डिप्टी सीएम भी रहेंगे, रमन सिंह जो है वो स्पीकर रहेंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये स्टेट के चौथे चीफ मिनिस्टर रहेंगे और पहले ट्राइबल लीडर रहेंगे जो कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है की सीओपी डॉक्यूमेंट कॉल्स फॉर प्रोग्रेस इन अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय 2030। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में होने वाली है उसमें जो की डॉक्यूमेंट है वो ये कह रहा है कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों पे ही इन्होंने बात की है। बाकी तो एक दो दिन में बहुत सारा इस पे आने वाला है, वो हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करते चलेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट खबर है। यस, एडिटोरियल पे आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बैड प्रेसिडेंट, द एक्सपल्शन ऑफ महुआ मोइत्रा इज ओमिनस फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसको बैड प्रेसिडेंट बताया है ऑथर ने यहाँ पे, जो ये एक्सपल्शन किया गया है मोइत्रा जी का लोकसभा से। तो इन्होंने बोला है कि ये जो एक्सपल्शन हुआ है लोकसभा से, इट इज बाय अ हरिड वॉइस वोट ऑन December 8 बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट ऑफ द एथिक्स कमिटी ऑफ द हाउस। इट इज बैड इन फॉर्म एंड सब्सटेंस। तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये ऑथर ने बोला कि फॉर्म और सब्सटेंस दोनों में ही एक तरह से बैड बताया ऑथर ने यहाँ पे। उन्होंने बोला, ऑथर ने ये भी बोला कि बेसिकली उनको जो ये किया गया था ये एक्सपल्शन, वो जो एलिगेशंस लगे थे वो ये लगे थे, ये उन्होंने जो उनके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे वो शेयर किए थे विद बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और टू अपलोड पार्लियामेंट क्वेश्चंस अफेक्ट शी हरसेल्फ एडमिटेड। ये फैक्ट उन्होंने खुद ही एडमिट किया था। और साथ में जो कमिटी है उसने भी कंसीडर किया हालांकि कि अपनी रिपोर्ट में कि इट हैड नो प्रूफ ऑफ कैश एक्सचेंजेज एंड इट्स रिपोर्ट कॉल्ड फॉर लीगल इंटेंसिव इंस्टीट्यूशनल एंड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू दैट एस्पेक्ट। तो हालांकि ये भी बोला है कि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि कैश एक्सचेंज हुआ है नहीं हुआ है। फिर जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि द MPs have access to documents on the parliament portal that are not in the public domain is a stretched one। थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के बताया उधर, ये कह रहे हैं क्योंकि देयर इज नो गुड रीजन टू कीप ड्राफ्ट बिल सीक्रेट। क्योंकि ड्राफ्ट बिल्स तो उधर ने बोला कि वो पब्लिक डोमेन में रहते ही हैं, तो पब्लिक डोमेन में ही रखे जाते हैं वो, क्योंकि उनसे पब्लिक की ओपिनियन ली जाती है, तो आप उनको, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ओथन ने ऐसा बोला है। और ओथन ने जो प्रेसिडेंट सेट है उसके लिए बोला कि द प्रेसिडेंट दैट द मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन एक्सपेल एन अपोजिशन मेंबर ऑन ए डुबियस चार्ज ऑफ इज ओमिनस फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है ये प्रेसिडेंट सेट जो किया जा रहा है कि मेजोरिटी अगर पार्लियामेंट में है किसी की तो वो अपोजिशन मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं। तो ये इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेटिक हेल्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉलिंग बिहाइंड डिसोनेंस इन आरबीआई इन्फ्लेशन मैसेजिंग बैटरीज रिस्क इन इट्स पॉलिसी पोर्शन। तो जो कल हमने आरबीआई की जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो हमने बेंच जो चीजें जो चेंजेस या जो नई चीजें उन्होंने बताई हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें वो डिस्कस किया था कि उन्होंने जो रेट्स हैं इंटरेस्ट रेट्स उनको सेम रखा था, जो इन्फ्लेशन का था उसको भी सेम रखा है, जबकि जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 50 बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया है। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो चीजें हैं, it is replete with the risk of policy makers falling behind the curve on anchoring inflation expectations। ये जो inflation expectations हैं उसको थोड़ा सा उससे जो उससे थोड़ा सा मतलब पॉलिसी मेकर जो है वो रिस्क जो है बेसिकली वो थोड़ा सा दिख रहा है कि रिस्क अभी बढ़ जाएगा। आपने एक तरह से ऐसे बोला कि जीडीपी ज्यादा हो रही है और इन्फ्लेशन उतना रहेगा। और जो क्योंकि उसने यहाँ पे बोला कि एमपीसी बाय इट्स ओन रेकनिंग दैट मॉडरेशन में बी फ्लीटिंग। आरबीआई ने खुद ही बोला था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, जो जो मॉडरेशन दिख रहा है इन्फ्लेशन में ये खुद फ्लीटिंग है, मतलब ये एग्जैक्ट परमानेंट नहीं है। क्योंकि एज प्राइस गेन्स एक्सेलरेट येट अगेन इन नवंबर एंड दिसंबर एंड विद वोलेटिलिटी इन ऑल प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स अमिड हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी देयर आर एडेड रिस्क टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस। अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन के रिस्क अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। फिर अगर आरबीआई का जो क्यूमुलेटिव 250 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज भी देखें हम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में सिंस मई 2022 थ्रू टू फरवरी 2023, इस पीरियड के बीच में 250 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीज दिखा है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में। तो और उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर आप रिटेंशन देखें 6.5% रेट जो जीडीपी का किया है हमने, दीज हैव नॉट डैम्प्ड द ग्रोथ इंपल्सेस बैरिंग कंजम्पशन। तो हालांकि कंजम्पशन में कोई इंक्रीज जो नहीं है, तो ये इंडिकेट यही कर रहा है कि कंजम्पशन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन
अभी भी कंजम्पशन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। और इसके लिए जो डिप्टी गवर्नर थे माइकल डी पात्रा जी, उन्होंने भी ये बताया था कि एमपीसी की लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि पीपल आर नॉट इंक्रीजिंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन व्यू ऑफ हाई इन्फ्लेशन, कि हाई इन्फ्लेशन के चलते हुए जो है डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग्स होती हैं कि वो अपने डिस्क्रिशन से कुछ चीज़ों पे, एक तो होते मैंडेटरी कि भाई करना ही करना है, जैसे खाना हुआ, स्कूल की फीस हुई, लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी होती है जैसे कुछ लग्जरी आइटम्स वगैरह चाहिए, उन पे लोग जो है ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आरबीआई की नवंबर राउंड की जो बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, उसमें भी ये दिखाया था कि कंज्यूमर्स रिटेन्ड नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑन बोथ करंट एंड फ्यूचर प्राइस कंडीशंस, दोनों ही करंट वाले जो ट्रेंड है प्राइस के और जो फ्यूचर के ट्रेंड्स है, उनमें दोनों ही चीज़ों में नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखने को मिलता है कंज्यूमर्स का, ठीक है। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं कैलिब्रेटिंग अ स्ट्रेटजी फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑथर देख सकते हैं सी रंगराजन जी हैं, फॉर्मर चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के और फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। और साथ में डी के श्रीवास्तव जी हैं जो चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के और फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला है, उन्होंने बोला कि जो इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ है और जो फ्यूचर ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है उसको कैलिब्रेट करने की जरूरत है, मतलब दोबारा से एक तरह से रिव्यू करने की जरूरत है इन द चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस। अगर आप चेंजिंग ग्लोबल कंडीशंस को ध्यान में रखें, जो वार चल रही हैं, जो एक तरह से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में, तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं, जो कोविड के बाद पैंडेमिक के बाद रिकवरी स्लो हो रही है, जो ग्रोथ जो सप्लाई चेन में जो ऐसी अच्छी खासी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, उन सबको ध्यान में रखते हुए चेंज करने की जरूरत है। तो उसने यहाँ पे तीन चीज बोली है। पहला बोला कि एक मूवमेंट देखने को मिल रही है टुवर्ड डी ग्लोबलाइजेशन, चाहे आप ये इजराइल हमास वार देख लीजिए, चाहे रशिया यूक्रेन वार के बाद देख लीजिए, क्योंकि कुछ सैंक्शंस लगे हैं और सैंक्शंस लगे हैं तो इसलिए जाहिर सी बात है जो सप्लाई चेन्स हैं वो ब्रेक हुई हैं और जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है उनमें भी डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है, क्योंकि जो स्विफ्ट होती थी, जो बेसिकली स्विफ्ट क्या सिस्टम है जिससे सेटलमेंट्स होते थे, उसकी एक्सेस नहीं मिली है सैंक्शन के चलते हुए। दूसरा जो उन्होंने यहाँ पे बताया है कंसर्न, वो ये बताया कि जो वर्ल्ड की रियल जीडीपी ग्रोथ है वो भी फॉल होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो डिमांड है ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो घटी घटी है, ठीक है ना। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा जो चेंज बताया उसने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी अगर आप इंक्लूड करें तो वो रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड पेट्रोलियम। आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादातर हम उसमें ब्लेंडिंग कर रहे हैं, तो हम जो डिपेंडेंस है इम्पोर्टेड पेट्रोलियम पे उसकी तरफ कमी कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि रिड्यूस किया जाए इसको, ड्यू टू सप्लाई अनसर्टेनिटीज एंड प्राइस वोलेटिलिटी। और उसके रीजन क्या है, सप्लाई में अनसर्टेनिटीज है और प्राइस में वोलेटिलिटी है, ये भी चेंज है। चौथा जो उन्होंने यहाँ पे चेंज साइड किया वो क्या है, अर्सवाइल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी मे नॉट बी अवेलेबल टू इंडिया एनी मोर। जो पहले हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती थी कि हम एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रहते थे, वो अब आने वाले टाइम में हो सकता है हमें अवेलेबल ना हो और हमें उसी हिसाब से जो हम अपने फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटेजी को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तीन चार जो है चेंजेस बताएं जिनकी वजह से चलते हुए रिव्यू करने की जरूरत है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी को हमें चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना। फिर उसने बात की इन्वेस्टमेंट रेट और मीडियम टर्म में। तो जो नॉमिनल सेविंग रेट है 2022-23 में वो लगभग 29% है, तो ये धीरे धीरे आपको कम होती दिखाई देगी। और जो एक एरिया है कंसर्न का वो है रिसेंटली नोटेड फॉल इन द हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स इन फाइनेंशियल एसेट्स विच डिक्लाइन टू 5.1% ऑफ जीडीपी इन 2023 फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 7.8% ड्यूरिंग द प्री कोविड 19 पीरियड। प्री कोविड 19 पीरियड में अगर आप देखें तो जो हाउस होल्ड की जो सेक्टर की सेविंग्स थी वो थी 7.8%, लेकिन वो घट के अब 2022-23 में 5.1% पे आ गई है। तो ये फॉल जो है 2.57% पॉइंट्स का एक देखने को मिला, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फॉल है ये दो वजह से हुआ है। एक तो 2.2% जो फॉल है वो तो है ड्यू टू इंक्रीजिंग चेंज इन ग्रोस हाउस होल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी, और जो 0.5% का फॉल है वो है ड्यू टू ग्रोस हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से। हालांकि ये कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड 19 रेस्पॉन्स के बाद ये चेंजेस जो है टेम्पररी है, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फिर ऑथर ने यहाँ पे एक बात की, इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो आईसीआर जिसको बोलते हैं वो भी घटी है, क्योंकि वैल्यू 2022-23 में जो है उसकी थी। तो जो एक चीज आपको फैक्ट याद रखना है कि जो अगर आईसीआर जो है अगर लोअर रहती है तो जो अचीवेबल ग्रोथ होती है वो हायर रहती है, ठीक है ना, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो यानी कि आईसीआर को कम ही रहना चाहिए। फिर तीसरी चीज है स्ट्रेटेजाइजिंग एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट ध्यान है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। और दूसरा भी आप जो टेक्नोलॉजी और एआई वगैरह के चलते हुए भी बहुत सारा जो मेजोरिटी ऑफ यंग
और एडुकेटेड यूथ्स हैं, उनके लिए भी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक चैलेंज रहेगा। तो इंडिया वुड फाइंड इटसेल्फ इन अ यूनिक पोजीशन इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स विद अ लार्ज पोटेंशियली एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन सीकिंग जॉब्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोग्रेसिवली मोर लेबर सेविंग इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी ऐसे हो रही है कि वो लेबर सेविंग की बात करती हैं, जबकि हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो हमारी एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है वो पोटेंशियली बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशन का एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का अगर देखें तो इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो लगभग पीक पे पहुंची थी, 68.9% तक पहुंच जाएगी 2030 में, ठीक है ना। और ये जो पैटर्न है ये कॉल कर रहे हैं क्या, इंक्रीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इंडिया ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अपनी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको ट्रेन करने में और स्किल्ड करने में लगेंगे। फिर उतने बोलेगा कि जो नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ है इट विल हैव टू बी हाई एनफ टू एब्जॉर्ब लेबर रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर से लेबर रिलीज हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको जाहिर सी बात है नॉन एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है उसको इतना बनाना पड़ेगा कि वो इन सबको एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है ना। तो मतलब उस पार्ट में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। फिर साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो कमिटमेंट हैं, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न्स के चलते हुए हमें रिड्यूस एमिशन करने हैं, तो उसके लिए भी हमने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, खुद के हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उनके थ्रू हमारे कमिटमेंट है। तो क्लाइमेट प्रमोटिंग जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं दे में रिड्यूस द पोटेंशियल ग्रोथ रेट, वो भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल ग्रोथ रेट को घटाने में काम करेंगे, क्योंकि हमें उनको कंप्लाइंस में रखते हुए चीजें करनी पड़ेंगी। ये जो एडवर्स इम्पैक्ट होना हो सकता है इट कैन बी मिनिमाइज बाय एम्फेसाइजिंग सर्विस सेक्टर ग्रोथ विच इज रिलेटिवली क्लाइमेट फ्रेंडली। तो इसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसने यहाँ पे ये भी बताया कि आप अगर आप चाहेंगे तो आप सर्विस सेक्टर ग्रोथ को अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर ग्रोथ तो कंपेरेटिवली जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। फिर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, क्योंकि हमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो टारगेट है उस पर भी अडेयर करना पड़ता है, तो ये भी क्रिटिकल रहने वाला है ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि टू सस्टेन ग्रोथ क्लोज टू इट्स पोटेंशियल इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट the combined fiscal deficit and debt to GDP ratios are brought down to 6% and 60% respectively, so that the burden of interest payments relative to revenue is kept within acceptable limit। तो within acceptable limit रखने के लिए आपको जो फिजिकल डेफिसिट को 6% तक की रेंज में रखना पड़ेगा, और जो जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशो उसको आपको 60% की उसमें रखना पड़ेगा। तो ओवर द मीडियम, ये तो शॉर्ट टर्म की तो बात यह है कि अगर अगले 2 साल की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट जो 6.5% वो फिजिबल लगती है, लेकिन मीडियम टर्म की या लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो इंडिया की जो ग्रोथ परफॉर्मेंस है इट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में बात करें तो दोनों ही डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होने वाली एडवर्सली अफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ऑथर ने बोला है, क्योंकि raising the savings and investment rates, improving the skills acquisition of the young entrants to the labor market, and adopting a technology mix which is employment friendly, these are the issues on which the country must focus to achieve a growth rate of 7% to 7.5%। तो अगर ग्रोथ रेट एक्चुअल में हमने 7% टू 7.5% की अचीव करनी है, 7.5% की, तो हमें इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को रेज करने पर ध्यान देना पड़ेगा, स्किल एक्विजिशन और यंग एंट्रेंट्स को लेबर मार्केट में एंट्री मीडियम एब्जॉर्ब किया जाए उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी मिक्स यूज करनी पड़ेगी जो कि एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि इनोवेशन तो अप्लाई है लेकिन ये कीजिए कि उससे एम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने यहाँ बोला है, व्यूज पर्सनल्स हैं ऑथर्स के, ये तो आप ध्यान ही रखेंगे। नेक्स्ट इज नो मोर हॉट एयर अबाउट एयर पोल्यूशन। तो ऑथर ने यहाँ पे बोला है, हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जरूर है, कि जो प्रोमिस किए गए थे गवर्नमेंट्स ने अपने मैनिफेस्टोज में वो ये था कि जो एनवायरनमेंट या एयर है उसको वो किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, एमिशंस कम किए जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज की अगर बात करें जहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो सपोज टू बी हैव डन मिरेकल्स, पीपल स्टिल एक्सपीरियंस टॉर्चर्ड ब्रीदिंग इन द आफ्टरमैथ ऑफ प्रॉफिट मोटिवेटेड ग्रोथ। तो वहाँ पे अभी भी जो है जो एयर की क्वालिटी है या पॉल्यूशन है वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। जो IQ एयर रिलीज किया गया था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के द्वारा 2022 में, उसमें 39 जो इंडियन सिटीज हैं वो 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में जो है इंडियन सिटीज थी, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप डिजिट बर्डन की बात करेंगे तो इंडिया का जो एयर पोल्यूशन है वो सोलली रेस्पॉन्सिबल है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। देखिए 50% ऑफ द ऑल केस वर्ल्ड जो है वो इंडिया में है, वहीं अस्थमा के 13% ग्लोबल बर्डन जो है इंडिया में है, और राइजिंग केसेस ऑफ कैंसर और स्ट्रोक भी जो है थ्रू आउट द कंट्री, वो भी कहीं ना कहीं डिजीज बर्डन भी जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया कहीं पे भी जो है वो सेफ्टी जोन में नजर नहीं आता है। जो हम PM 2.5 की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं उसमें, तो जो पीपल है वो हेल्पलेस विक्टिम्स की तरह रह जाते हैं पॉल्यूशन क्राइसिस के चलते, ठीक है ना। तो यही सारा बताया।
प्रैक्टिसेज वर्थ एग्जामिनिंग की बात जरूर की है यहाँ पे कि क्या क्या आप जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है एयर पोल्यूशन की कंट्री में, इट वारंट्स एन अर्जेंट प्रोएक्टिव प्लान ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पहली चीज तो है कि गवर्नमेंट को अर्जेंटली ध्यान देना चाहिए कि इसको मतलब पोल्यूशन जो बढ़ रहा है ये उसको कंट्रोल किया जाए, अलार्मिंग सिचुएशन को एड्रेस किया जाए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर गवर्नमेंट सच में सीरियस है तो इट शुड फाइंड द टाइम to discuss in the winter session of parliament the severe crisis caused by the frightening rate of air pollution। तो दूसरा ये बोल रहा है उसने कि भाई विंटर सेशन में ये इशू बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए जो क्राइसिस हो रही है जो एयर पोल्यूशन के चलते वो। और प्राइम मिनिस्टर शुड कन्वीन एन ऑल पार्टी मीटिंग अर्जेंटली टू सेट द ग्राउंड फॉर इंडियाज फाइट फॉर इंश्योरिंग सेफ एयर एंड एनवायरमेंट। और सेफ एयर और एनवायरमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर को जो है ऑल पार्टी मीटिंग अर्जेंटली बुलानी चाहिए और इस मुद्दे को पे बात होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द हाइपोक्रासी ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं दैट प्रोफेस डेमोक्रेसी हैव आल्सो स्कोर्ड देयर ओन पीपल्स freedom of expression not with official dictates but by demonizing and टारगेटिंग सिटीजन स्पीकिंग इन द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन। तो जो ऑथर ने बोला कि जो प्रो डेमोक्रेसी वाले और एक्सप्रेशन स्पीच की बात करते हैं वही लोग अपने लोगों की आवाज को दबा रहे हैं, और जो लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो टारगेट कर रहे हैं या उनको डिमोनाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ उन्होंने बोला कि एक तरह से हाइपोक्रासी दिखाता है डेमोक्रेसी की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम ये करते हैं वो है ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेज हैं चोज टू रिमेन एनोनिमस इन देयर लेटर्स टू अवॉइड बीइंग डॉक्स्ड और ब्लैक लिस्टेड एंटीसेमेटिक। जो भी चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे जो प्रो पैलेस्टीनियन वॉइसेज हैं उनको या तो एनोनिमस रहना पड़ता है अपने लेटर्स में, और जो कुछ एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट एजेंट्स हैं और मैगजीन एडिटर्स हैं दे हैव हैड टू फेस प्रोफेशनल कंसिक्वेंस, उनको कई बार प्रोफेशनल कंसिक्वेंसेस फेस करने को देखने को मिले हैं। तो रूट को जो है वेस्टर्न कॉम्प्लिसिटी इन पैलेस्टीनियन ऑपरेशन लाइज इन द कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कहीं ना कहीं कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में ही रूट कोज है, विच इज मास्क्ड बाय द फैकेड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, क्योंकि उसके ऊपर नकाब चढ़ा है उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनका जो वो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म उसी में रूट कोज देखने को मिलेंगे। एक्सपोज किया गया है द वे आउट जो हो सकता है इसका, इस कॉम्प्लिसिटी का, जो इजराइल का कोलोनाइजेशन है पैलेस्टीन का, एक तरह से कोलोनाइजेशन ही मानिए आप, तो इसी को उन्होंने यहाँ पे कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म से कंपेयर किया है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप एक्सपोज कर देंगे जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का हाइपोक्रासी उन्होंने दिखा रखी है, उसको अगर आप एक्सपोज करेंगे तभी जो है एक कंप्लायंस हो सकता है, कंप्लिसिटी देखने को मिल सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे फाइनली यही कंक्लूड किया जो वेस्ट है इट मस्ट एक्नॉलेज इट्स ओन मोस्टर्स रोल इन गेटिंग पैलेस्टीन टू इट्स प्रेसिपिस। जो प्रेजेंट सिचुएशन है पैलेस्टीन की, जो कोलोनिज्म उसका कोलोनाइजेशन हुआ है इजराइल के द्वारा, उसके लिए वेस्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, उसको इस चीज को एक्नॉलेज भी करना चाहिए और इसको एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है ना। डाटा पॉइंट में आज का जो है वो एक पूरा और पॉलिटिकल इसमें मुद्दा है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं ओन लिस्टिंग ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे दो ओपन लेटर जो है वो भेजे गए हैं सेपरेटली सीनियर लॉयर्स के द्वारा, श्री दुष्यंत जावेद जी के द्वारा और श्री प्रशांत भूषण जी के द्वारा, और टॉप कोर्ट ने क्या उनके प्रति रेस्पॉन्स रहा है और क्या रोल रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब वो केस अलोकेट करते हैं डिफरेंट बेंचेस को। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जो दुष्यंत जावेद जी हैं, इन इज ओपन लेटर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सेड cases, some of them involving human rights and functioning of statutory and constitutional institutions, had been suddenly taken away from benches hearing them and listed before other benches। कि उनको जो बेंच उनको हियर करी उससे लेके दूसरी बेंच को सडनली वो जो है उनको दे दिया गया। तो यहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने फोकस किया है जर्नी ऑफ ए बैच ऑफ पिटिशंस फाइल्ड बाय एडवोकेट्स एंड जर्नलिस्ट हु वर चार्ज्ड अंडर यूएपीए फॉर देयर वर्क अबाउट द स्टेट्स रिस्पांस टू द त्रिपुरा वायलेंस ऑफ अक्टूबर 2021। ये प्रशांत भूषण जी का जो लेटर है वो है। और ये जो पिटिशंस है दीज वर अर्लियर लिस्टेड बिफोर ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Honorable Justice CJI Chandrachud ji, which has passed substantive orders to protect the petitioners from coercive action by the state। और अक्टूबर 2023 में ये जो है इट हाउएवर केम अप बिफोर ए बेंच ऑफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड त्रिवेदी। तो ये बेंच जो है उनको चेंज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिस्पॉन्स दिया इसमें अभी तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है इन लेटर्स के रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है ना। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल जी, उन्होंने जरूर चीफ जस्टिस को लिखा है कि ये शॉकिंग ये चीज है कि ये जो ओपन लेटर उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि
कि सुप्रीम कोर्ट हैज इन इट्स जजमेंट सेड द चीफ जस्टिस एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर ऑक्यूपाइड अ पोजीशन व्हिच इज सुई जनरस। उनको बोला हुआ तो वो डिसाइड कर सकते हैं किसको कौन सा केस किस बेंच को ट्रांसफर करना है। तो अभी इस पे कोई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अपना रेस्पॉन्ड नहीं दिखाया है, ठीक है। आगे है, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर जर्मनी डेट ब्रेक रूल। तो जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, नवंबर 16 को उसने रूल किया अनलॉफुल ए गवर्नमेंट मूव टू रीएलोकेट 60 बिलियन यूरो अनयूज्ड फ्रॉम द सम्स इनिशियली ईयरमार्क्ड फॉर द पेंडेमिक इमरजेंसी टू ए क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड। जो 60 मिलियन यूरो पहले मार्क कर रखे थे पेंडेमिक इमरजेंसी के लिए, वो क्लाइमेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फंड को ट्रांसफर रीएलोकेट किए गए थे। इसको जो है अनलॉफुल बताया हुआ है। और जो प्लेंटिफ्स हैं टू द डिस्प्यूट, द अपोजिशन contended that investment in climate change and energy transition were part of the long-term financing activities of the state. As such, these could not be funded from the emergency exemption provided in the debt brake rule. वो यही कह रहे हैं कि जो इमरजेंसी एग्जेम्पशन था डेट ब्रेक रूल में, उससे आप उसको एग्जेम्पशन नहीं दे जा सकते हैं और उसमें आप उसको एक तरह से रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। जो डेट ब्रेक रूल है या बैलेंस बजट रूल है, ये कैप सेट करता है कि कितना जो है गवर्नमेंट जो है बोरो कर सकती है टू फाइनेंस वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली उसको बोला गया है कि ये एक तरह से डेट ब्रेक रूल, जो डेट ब्रेक रूल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वायलेशन हुआ उसको, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं और कुछ खबर है तो हाँ, कावेरी बेसिन लॉस्ट नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्रीन कवर। तो नेचुरल वेजिटेशन अगर देखें तो नियरली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो कावेरी बेसिन में है वो लॉस्ट हुआ है पिछले 50 साल में, 1965 से 2016 के बीच में। और इसमें अगर कर्नाटक में भी देखें तो उसमें भी जो है सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है कावेरी बेसिन वाला, वो कर्नाटक वाले स्टेट में हुआ है। और लगभग 3/4 जो है वो कर्नाटक का आता है उसमें कवर। और तमिलनाडु का जो है शेयर है वो लगभग 1/5 है। ये स्टडी में जो है फाइंड आउट किया गया है, ठीक है ना। तो ये था। आगे देखते हैं और कुछ है इम्पोर्टेंट वर्ड में नहीं है। एक साइंस के पेज में आज देख लेते हैं। साइंस में जरूर आया, हाउ फ्रैक्टल्स ऑफर अ न्यू वे टू सी द क्वांटम रियल। तो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड और मैथमेटिक्स का ये टॉपिक आप समझ सकते हैं एक तरह से। तो अनसर्टेनिटी इज एन इनहेरेंट फीचर ऑफ ऑल सिस्टम, ये हम सभी जानते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेसिजन और द एक्यूरेसी विद विच द सिस्टम इज मेजर्ड। इट just is there as an implicit element of the system's existence, and it has forced physicists to find a practical approach to study quantum systems in ways that can circumvent the limitations it imposes। उसके लिए जो वे आउट ढूंढा गया वो फ्रैक्टल्स का जो है वो लिया गया था। तो फ्रैक्टलिटी क्या है, फिजिसिस्ट जो है फ्रैक्टल ज्योमेट्री अप्रोच को यूज करते हैं टू स्टडी क्वांटम सिस्टम इन डायमेंशंस लाइक 1.55 और 1.58 और इनफैक्ट एनीथिंग बिटवीन 1 and 2 डायमेंशंस। तो इसको यूज करते हैं। ऑन द मैक्रोस्कोपिक स्केल अगर देखें तो फ्रैक्टल्स कैन बी सीन एज इरेगुलर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एट ऑल स्केल्स एंड इन ऑल व्यूज नियर और फार। सम रिमार्केबल एग्जांपल्स जो आते हैं इसमें फ्रैक्टल्स के वो हैं ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स, स्टम्प्स ऑफ ट्रीज, ह्यूमन वेन्स, रिवर नेटवर्क्स as seen from the above, veins in a plant leaf, the edges of a snowflake and so on। ये सारे कहीं ना कहीं फ्रैक्टल्स हैं। फ्रैक्टल्स क्या है, बेसिकली आप उनको तोड़ के छोटे छोटे उसमें देखें, उसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाएं तो हम उसको फ्रैक्टल्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्टल्स इज दैट दे डिस्क्राइब अ न्यू काइंड ऑफ ऑर्डर इन सिस्टम्स दैट वी मे हैव ओवरलुक्ड। दे पेव द वे टू पोटेंशियल न्यू इनसाइट्स फ्रॉम अदरवाइज फेमिलियर शेप्स लाइक लाइंस, प्लेन्स एंड पॉइंट्स इन द अनफेमिलियर मिलिeu ऑफ ए स्पेस विद नॉन इंटीजर डायमेंशन। तो ये एप्लीकेशंस की बात की है कि क्या क्या इनका एप्लीकेशंस है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो हिस्टोरिकली जो पहला अटेम्प्ट किया था अप्लाई करने का फ्रैक्टल एनालिसिस का, वो फिजिक्स में किया गया था ब्रोनियन मोशन को समझने में। रैपिड रैंडम zigzagging motion of a small particle suspended in a liquid medium like pollen in water। तो ब्रोनियन मोशन को समझने के लिए जो है सबसे पहले फ्रैक्टल एनालिसिस का यूज किया गया था। उसके बाद रिसर्चर्स ने उसको यूज किया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल इन डाटा कंप्रेशन में यूज किया गया है, जैसे कि इमेज का साइज रिड्यूस करना है तो उसको यूज कर सकते हैं स्टोर करने में। फिर डिजाइन मोर कॉम्पैक्ट एंटीना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर परफॉर्मेंस, तो ये इसका एप्लीकेशन है। फिर साथ में these are also used fractality to study patterns in galaxies and planets and in cell biology to make sense of some bacteria cultures। इस ये भी एप्लीकेशन है। फिर they also found applications in chromatography and ion exchange processes among others। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, कुछ और बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस और भी हो सकते हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जिनका इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, द हायर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्टल्स डायमेंशन द ग्रेटर इट्स एबिलिटी टू फिल स्पेस एज इट्स शेप इवॉल्व। जैसे जैसे शेप इवॉल्व करेगी तो जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी फ्रैक्टल्स के डायमेंशन की, उतनी उसकी एबिलिटी रहेगी स्पेस को फिल करने की, जैसे जैसे इमेज जो है इवॉल्व होगी। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक ट्रायंगल है, इनके तीनों ये साइडों से अगर आप एक ट्रायंगल बनाने तो ये फ्रैक्टलिटी है, ठीक है ना।
इस फर्दर इन साइडों से आप बना देंगे तो वो फ्रैक्टलिटी, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये फ्रैक्टलिटी के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। Many quantum phenomena are bound by Heisenberg uncertainty principle, so it is impossible to know them with great certainty. क्योंकि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसकी वजह से बहुत सारे जो फिनोमिना है, क्वांटम फिनोमिना है, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाते हैं, तो उनको पूरी ग्रेट सर्टेनिटी के साथ हम उनको नहीं बता सकते। तो ये जो प्रिंसिपल था, ये कहता था, ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये कहता है, वी कैन नॉट ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पार्टिकल्स पोजिशन अंटिल वी एक्टिवली चेक फॉर इट। जब तक हम उसके लिए एक्टिवली चेक नहीं करें तो उसकी पोजिशन को हम एक्यूरेटली नहीं बना सकते। तो इसको वो करने के लिए जो फ्रैक्टल्स का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो होप ये आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ये हमारा ये एफर्ट जो है बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही डिस्कस करते हैं हम, ज़्यादा सारा का सारा न्यूज़पेपर कोई यूजफुल होता नहीं है, इसलिए हम उसको सबको यूज वो डिस्कस भी नहीं करते। तो थैंक यू।